निपाह वायरस के इन्फेक्शन ने केरल में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जरूर हम जानना चाहते हैं कि क्या आने वाले समय में ये और भी फैल सकता है या कि केरल तक ही रह के ये वापस चला जाएगा। इसके बारे में जानकारी साझा करने के लिए मैं डॉक्टर निशिंद्र किंजल आपसे मुखातिब हूँ। अभी अगस्त महीने में केरल में करीबन 700 केसेस मिले निपाह वायरस के, और इसकी केस फैटेलिटी कहते हैं कि कितने परसेंट केसेस का डेथ होता है। 100 केस में 40 केस गुजर जाएं तो इसे हम 40% केस फैटेलिटी कहते हैं। निपाह वायरस के इन्फेक्शंस में केस फैटेलिटी 40% से 75% तक की है। अंदाज लगा सकते हैं यदि ये इन्फेक्शन हो जाए तो कितनी बड़ी गंभीर समस्या से हम जूझ रहे होते हैं। केरल में लॉकडाउन लगा, पूरी जो हेल्थ की जो सिस्टम है वहाँ, जबकि वहाँ का हेल्थ सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत बढ़िया है। वहाँ के सिस्टम में आयुर्वेद भी इनकॉर्पोरेटेड है। फिर भी केरल की सरकार ने जितने मजबूत और आवश्यक कदम उठाने थे उठाए, फिर भी लॉकडाउन करना पड़ा है और लोग परेशान हैं। हम बात करना चाहते हैं कि ये निपाह वायरस होता क्या है। सबसे पहला केस जो मिला था मलेशिया और सिंगापुर में। मलेशिया और सिंगापुर दोनों देश सटे सटे हैं। तो मलेशिया में पहला केस मिला था 1998 से 99 के बीच की बात है। सितंबर 1998 टू अप्रैल 1999 के बीच में 265 केसेस मिले, जिसमें से 105 पर्सन्स डाइड। और पहला केस जो मिला था वो निपाह नाम की एक नदी है वहाँ, सेंगुई निपाह, उस नदी के किनारे पहला केस मिला, इसलिए इस वायरस का नाम निपाह वायरस डाल दिया गया। निपाह मीन्स NIPAH, निपाह वायरस। तो जब मलेशिया में ये आउटब्रेक जब हुआ था, जब ये वायरस के इन्फेक्शन मिले, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि यह वायरस है, ये चमगादड़ के द्वारा, जो फ्रूट बैट बोलते हैं या फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है, तो चमगादड़ के माध्यम ये पिग में आया, सुअर के अंदर आया, और सुअर से होकर मनुष्य के अंदर आया। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि मलेशिया में बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई, तो वहाँ करीबन 10 लाख पिग्स को मारा गया। 10 लाख पिग्स यानी कि सुअर। आप सोच सकते हैं कि सुअर कई दफ़ा पाले जाते हैं, इसका बहुत बड़ा बाजार है, पोर्क मांस का है, और उसका कितना बड़ा इकोनॉमिक नुकसान हुआ होगा उसका सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बहुत कम समय में 10 लाख पिग्स वेयर किल्ड। ये बात है उस समय की, जिस समय ये महामारी वहाँ फैली थी। उसके बाद मलेशिया सिंगापुर से आके ये भारत और बांग्लादेश में पहुँच गया। बांग्लादेश में भी ये बीमारी करीबन हर साल एक बार जरूर आती है और कुछ लोगों को इन्फेक्ट करके फिर चली जाती है। भारत में भी बराबर ये बीमारी आ जा रही है। भारत में जो बीमारी और बांग्लादेश में जो आई, उसमें पाया गया कि यहाँ मनुष्य से मनुष्य में भी ये बीमारी ट्रांसफर होती है। मलेशिया और सिंगापुर वाले में पाया गया चमगादड़ से पिग में और पिग से ह्यूमन बीइंग्स में। तो और जो हमारे हिंदुस्तान में जो पाया गया और बांग्लादेश में पाया गया, वहाँ पाया गया कि मनुष्य से मनुष्य में भी ये जा सकते हैं। 2001 मीन्स 2001 सिंगापुर में एक केस मिला था, सॉरी सिलीगुड़ी में एक केस मिला था हिंदुस्तान में 2001 में, और वो एक केस मिला, उसके उपचार के दौरान
दो तरह के लोग मिलते हैं, एक तो जो मरीज की देखभाल करते हैं अस्पताल के लोग, और दूसरे जो मुलाकाती लोग जो विजिटर्स आते हैं। तो विजिटर्स में 8 लोगों को ये बीमारी हो गई उस एक मरीज से। एक मरीज मिला सिलीगुड़ी में 2001 में, उससे 8 लोगों को बीमारी हो गई जो उनसे मिलने आए थे। और 23 लोग ऐसे थे जो उस अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी थे। 23 ऐसे लोगों को हुई, मीन्स एक आदमी से 23 और 8 31 लोगों को हुआ था। ये केस था 2001 में सिलीगुड़ी में। तो आप जानना चाहेंगे कि ये वायरस रहता कहाँ है, कहाँ चला जाता है। तो एक्चुअली इस वायरस का जो रिजर्वायर मतलब जो इसका जहाँ जाके ये रहता है, जो इसका कॉमन प्लेस है, वो रिजर्वायर है, वो चमगादड़ जो हैं उनके अंदर में रहता है। 2 तरह के चमगादड़ हैं, एक है लार्ज फ्लाइंग फ्लॉक्स और दूसरा है स्मॉल फ्लाइंग फॉक्स। इनके अंदर में रहता है और फिर वहाँ से निकल के आगे बढ़ता है। केरल में ये भी पाया गया कि ये जो चमगादड़ हैं, सो ये यदि जैसे खजूर के पेड़ या ताड़ के पेड़ हैं या नारियल के पेड़ हैं, तो वहाँ जो तौड़ी या ताड़ी जिसे कहते हैं, वो बनाने के लिए जो उसमें पानी आता है पेड़ का, उसमें यदि ये चमगादड़ का जो बीट्स मीन्स उनका यूरिन या स्टूल वो यदि चला जाए तो वो उसमें करीबन 7 दिन तक वो वायरस जिंदा रह सकता है। अब वो ताड़ी यदि कोई पी ले, उसमें इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा पाया गया कि ये जो केरल से जानकारी आई, दूसरा पाया गया कि जैसे सेब है या इस प्रकार के जो छोटे फल हैं, वो चमगादड़ ने खाया और गिरा दिया। मतलब अब पूरा का खाया नहीं, थोड़ा उसमें दांत लगाए खा लिया, गिर गया। और उस फल को जब लोगों ने खाया तो जिन लोगों ने खाया उन्हें यह इन्फेक्शन हुआ। तो इसलिए जो भी फल पे थोड़ा भी कोई दांत लगा हुआ हो या जो संदेहास्पद लगा, उस फल को लोगों ने नष्ट करना वहाँ शुरू किया। ये केरल में ये सारी सावधानियाँ वहाँ बरती गई हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये पूरे देश में फैल सकता है? कहना मुश्किल है, इसका जवाब मुश्किल है। और इसका उत्तर इसमें छिपा है कि जैसे ही कोई पहला केस मिला उसे आइसोलेट कर दिया जाता है, करना भी चाहिए, ताकि उससे इन्फेक्शन किसी दूसरे को नहीं मिले। और कोई केस मिला तो उसको रिट्रोस्पेक्टिव मीन्स उसका ट्रेस करते हैं कि इस व्यक्ति को कहाँ से आया, और वहाँ तक पहुँच के जो भी बीच के चेन में मिले उन सबको आइसोलेट कर दिया जाता है और उनका उपचार किया जाता है। तो इसके माध्यम से इसे हम रोक सकते हैं। फिर वही आपके दिमाग में बात आएगा कि क्या मनुष्य से मनुष्य में इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं? तो हमने पहले भी बताया कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के केसेस में पाया गया कि जो लंग्स के जो इन्फेक्शन होते हैं, मनुष्य से मनुष्य में जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, उसके केसेस खूब पाए गए। तो ये संभव है। अब आइए सवाल उठता है कि क्या इस बीमारी का कोई पक्का उपचार भी है, कोई ऐसी दवा है जिस दवा को देने से इस बीमारी का इलाज हो जाए? तो इसका उत्तर है आज के तारीख में, आज अक्टूबर महीने का पहला दिन है 2023 का, अभी तक ऐसी कोई दवा मेरी जानकारी में नहीं है जो इस बीमारी को खत्म कर सके। तो फिर इलाज क्या है? सपोर्टिव थेरेपी। मैक्सिमम जो वायरल फीवर या वायरल बीमारियां होती हैं उनमें सपोर्टिव थेरेपी मीन्स बुखार है तो बुखार का इलाज करें, खांसी है तो खांसी का इलाज करें, यदि डायरिया है, वॉमिटिंग है तो उसका इलाज करें, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो जानने का प्रयास करें क्या मसला क्या है। तो इसे कहते हैं सपोर्टिव थेरेपी। यदि वो फ्लूइड की ज़रूरत है तो फ्लूइड दें। तो इलाज सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी है और कुछ नहीं। सवाल उठता है हम इसे पहचानेंगे कैसे? सबसे पहला है कि बुखार होता है, तेज़ बुखार होता है मरीजों में, जो कि 3 से 14 दिन तक रह सकता है। इन्फेक्शन के बाद जब बुखार शुरू होता है तो 3 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक ये बुखार रह सकता है। सामान्यतः ये बुखार सिरदर्द हेडेक के साथ आता है।
कई बार पाया गया कि इसमें सिरदर्द के साथ साथ अल्टर्ड सेंसोरियम, यानी कि जो सेंसोरियम मतलब जो चेतना है वो थोड़ी सी बदली हुई दिखती है मरीज की। उतना बढ़िया चैतन्य नहीं लगता है, लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है बुखार के साथ, सिरदर्द के साथ। फिर उसके साथ कोई 1/3 मरीजों में पाया गया कि इसमें कन्वल्शंस यानी कि फिट्स या मिर्गी के दौरे जैसे भी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। मरीज बताता है कि बहुत कमजोरी लग रही है, कई दफ़ा गला खराब होता है, कई दफ़ा खांसी होती है, कई दफ़ा वॉमिटिंग या उल्टी भी आती है। मरीज डिप्रेस महसूस करते हैं कि कुछ काम करने की इच्छा भी नहीं हो रही है, वो काफ़ी लो महसूस करते हैं। और ध्यान से देखने पर पाया गया कि मरीजों में मेमोरी यानी कि याददाश्त में कमी भी आती है, और कई दफ़ा उनका अटेंशन मीन्स उनकी जो किसी चीज़ पे अटेंशन होता है कि आप कितने अलर्ट हैं, उसमें कमी आती है। तो ये सारे लक्षण आ सकते हैं मिले जुले स्वरूप में, अकेले या कुछ एक साथ आ सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वह है बुखार और सिर का दर्द, और साथ में अल्टर्ड सेंसोरियम मीन्स व्यवहार बदला हुआ सा दिखता है। अब सवाल उठता है ये तो क्लिनिकल फीचर्स है, उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस के लिए कोई भी इन्फेक्शन की जो बीमारी होती है उसके लिए सबसे पहला जो होता है वो आपका इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, एक शंका, ये मरीज किस इलाके से आ रहा है, उस इलाके में कौन सी बीमारियां चल रही हैं, होने के चांसेस हैं, उसके बारे में सोचा जाता है। लेकिन जैसा मैं पहले भी अपने पहले की वीडियो में कह चुका हूँ कि यह भी संभव है कि उस इलाके का वो इंडेक्स केस हो। इंडेक्स केस का मतलब है कहीं वो उस इलाके का इस बीमारी का पहला केस ना हो, तो वहाँ ये नहीं काम करेगा कि जो केस है वही हम सोचें और दिमाग खुला नहीं रखें कि हो सकता है कोई नया केस तो नहीं आ रहा है, कोई नई बीमारी तो नहीं आई। तो उसके लिए भी डॉक्टर या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको दिमाग खुला रखना चाहिए। तो आपने देखा डायग्नोसिस के लिए पहले तो जो कॉमन फीचर्स हैं उन्हें ध्यान में रखें। दूसरी चीज़, जब भी इन्फेक्शन को सस्पेक्ट करते हैं कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बाकी बीमारियां कहीं और चली गई। जैसे कि मान लें कि दिमाग में आ गया कि चलो ये निपा वायरस लग रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि यदि उस इलाके में मलेरिया के केसेस आ रहे हों, ट्यूबरकुलोसिस आ रहे हों, डेंगू फीवर हो या जो स्कब टाइफस हो या फिर जापानीज एनकेफेलाइटिस हो, ये कहीं और चलेगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये या टाइफाइड के फीवर है, तो ये सारी चीज़ों को भी दिमाग में रखा जाता है, जिसे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। सारी चीज़ों को दिमाग में रख के तब इलाज के लिए आगे बढ़ना है। अब सवाल उठता है कि हमारे पास लेबोरेटरी में क्या क्या साधन उपलब्ध हैं जांच के लिए। लेबोरेटरी में 2 तरह से वायरस के इन्फेक्शन का जांच होता है। एक एंटीजन मीन्स वायरस के अंदर जो चीज़ें हैं या उनका इन्वेलप हो, ये सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए वैक्सीन है, तो एमआरएनए वैक्सीन है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। तो इस वायरस का जो या तो कैप्सूल होगा या इसके अंदर का जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, तो वो मटेरियल को हम आइडेंटिफाई कर पाए, उसके लिए एक मेथड है जिसका नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटी-पीसीआर, जिसे हमने बहुत इस्तेमाल किया कोरोना के केसेस में, अभी भी करते हैं। तो आरटी-पीसीआर के माध्यम से वायरस को पहचान सकते हैं, और जब इन्फेक्शन होता है तो मरीज के अंदर में कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं, खास करके इम्यूनोग्लोबुलिन जी और इम्यूनोग्लोबुलिन एम। इन दोनों का टाइटर देखते हैं और उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो एंटीजन का डिटेक्शन हो सकता है आरटी-पीसीआर के माध्यम से, और एंटीबॉडीज का डिटेक्शन होता है आईजीजी और आईजीएम के माध्यम से। और इसके बाद एक और चीज़ है जिससे डायग्नोसिस में कई दफ़ा मदद मिलती है, लेकिन यह एक यूजुअली जब कोई केस का डेथ हो जाता है जहाँ नहीं क्लियर हो पाता है कि किस कारण से डेथ हुआ, तो उस डेथ होने के बाद उसके जो टिश्यू होते हैं जहाँ सस्पेक्टेड होता है कि इस ऑर्गन में हो, खास करके ब्रेन टिश्यूज़ पे कई दफ़ा
इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, मीन्स उसके अंदर में उसके सेल्स को निकाल के उनकी केमिस्ट्री का स्टडी किया जाता है पता करने के लिए कि कौन सा इन्फेक्शन था। और मरीज जब बीमार होता है, चूँकि इन मरीजों में ब्रेन में भी काफ़ी कुछ चेंजेस आए रहते हैं, तो कई दफ़ा एमआरआई ब्रेन का किया जाता है और उस एमआरआई के अंदर में छोटे छोटे लीजन्स मिल जाते हैं और उसके बाद अब इलाज करते हैं, डायग्नोसिस होता है। इलाज सपोर्टिव है। अब सवाल उठता है क्या कोई वैक्सीन हमारे पास इस बीमारी के लिए है? तो इसका जवाब है कि आज के तारीख में कोई वैक्सीन बन के आया नहीं। mRNA वैक्सीन है जो मॉडर्ना कंपनी की तरफ से रिसर्च के प्रोसेस में है। हो सकता है बहुत जल्दी हम लोगों के लिए ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाए निपा वायरस के लिए, लेकिन अभी नहीं। कुछ एंटीवायरल दवाएं हैं जिन्हें प्रॉमिसिंग माना गया है, लेकिन जाहिर तौर पर या निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि ये दवाएं इस बीमारी में काम करेंगी। अंत में निपाह वायरस एक गंभीर वायरस है, गंभीर इन्फेक्शन है जो आता है जाता है, लेकिन यहाँ भी वही बातें हैं कि यदि कोई मरीज को खांसी हो, बुखार हो, तो उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए और जब कोई दूसरा जाए तो मास्क लगा कर जाए। किसी ऐसे मरीज के संपर्क में आए तो अपना हाथ धो लें। फल वगैरह खाते हो तो उस पर यदि दाग लगा हो या ऐसी संभावना हो कि किसी जानवर ने या किसी का दांत लगा हो, तो उसे अच्छा हो कि ना खाया जाए। और जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसे मजबूत करें, सर्विलेंस मजबूत रखें, ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा खाएं, एक्सरसाइज बराबर है, खुली हवा में एक्सरसाइज करना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, लिक्विड लेना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो आपके निकट में जो भी स्वास्थ्य केंद्र हो वहाँ से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अंत में जब भी कोई इस प्रकार की आपदा या बीमारी आती है तो स्वास्थ्य विभाग, उस इलाके के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो गाइडलाइंस दिए जाते हैं उन गाइडलाइंस को ईमानदारी और गंभीरता से उसका पालन जरूर करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।